हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर। साथियों, तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के शहरों में अटैक किया। वहां पे उन्होंने इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। और वहां पे इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाकर उन्होंने एक बड़ा अटैक इजराइल में किया। तो इजराइल ने भी उसके जवाब में एक युद्ध की घोषणा कर दी और इजराइल अभी वर्तमान में गाजा के अंदर अटैक कर रहा है और वहां पे अंदर घुस भी चुका है। तो आई इसके ऊपर हम और चर्चा करते हैं कि हमास संगठन कौन है और हमास के साथ कौन कौन से संगठन और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसमें पीआईजे हैं, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, और उसके बाद में जो लेबनानी ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं जो हिजबुल्ला, जो वहाँ पे लेबनान के अंदर काफ़ी बड़ा टेररिस्ट ये ग्रुप माना जाता है। तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमने आज हमारे बीच में है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए व्यूज अराउंड के संपादक श्रीमान मनीष राय जी, जो मिडिल ईस्ट के ऊपर काफ़ी गहन जानकारी रखते हैं और ये इन्होंने नामी गिरामी पब्लिकेशन के लिए लिखते भी हैं। और इन्होंने मिडिल ईस्ट की कई यात्राएं भी की हैं, जिसमें इन्होंने हमास जैसे ग्रुप के बड़े नेताओं से इन्होंने इनके साक्षात्कार इंटरव्यू भी उन्होंने लिया है। हिजबुल्ला से भी इन्होंने इंटरव्यू लिया है, हिजबुल्ला के कई बड़े नेताओं से। और इसराइल के भी कई बड़े जो आईडीएफ के बड़े ऑफिसर हैं उनके साथ भी इन्होंने कई बार इंटरव्यू और साक्षात्कार किए हैं। तो इनकी काफ़ी पकड़ है उस एरिया में। तो हम इसी पर मनीष राय जी से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, मनीष राय जी का स्वागत करते हैं। मनीष राय जी, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपने इस चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। जी, और आपने अपना वीडियो बिजी शेड्यूल निकाला है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए आपने ये अपना बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी, इस तरह की गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए हम हमेशा मतलब उपलब्ध ही रहना चाहते हैं। जी, मनीष राय जी, तो पहले हम एक विस्तार से एक पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि अभी हाल में इजराइल और जो गाजा के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, उसकी अभी हाल ही सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जो अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, जो जिसको इन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, इसका प्रथम चरण जो था वो एयर स्ट्राइक्स के साथ शुरू हुआ था, इजरायली एयरफोर्स का। वो लगभग कंप्लीट होने के बाद अब ये दूसरे फेज में पहुंच चुका है, जिसके अंदर ग्राउंड इन्वेजन गाजा का मतलब जमीनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और इसमें जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने काफ़ी ग्राउंड जो है वो कवर किया है गाजा में, और कोशिश कर रहे हैं कि जो गाजा सिटी है उसको चारों तरफ से घेरा जाए। तो अभी गाजा शहर के अंदर, गाजा सिटी के अंदर तो इजरायली फोर्सेस जहां तक मतलब मैं रात में जब तक जगा हुआ था तब तक तो अंदर दाखिल नहीं हुई थी। पर करीब मतलब एक तरफ तो समुद्र है, बाकी तीन तरफ से गाजा सिटी को घेर लिया गया है, और ऑपरेशन जारी है। अब तो ये एक जमीनी ऑपरेशन ज्यादा मतलब इंटेंसिटी के साथ चल रहा है। अब देखिए ये कैसे और आगे प्रोग्रेस करता है। चलिए, तो ये जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, हमास के खिलाफ, उसी को लेकर हम चर्चा करते हैं पहले। तो ये हमास है, ये किस प्रकार का संगठन है और ये गाजा के अंदर कैसे काम करता है? क्योंकि हमास ने तो 2006 के अंदर चुनाव भी लड़ा था और शायद ये वहाँ पे अभी गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ये संभालता है। तो गाजा में ये हमास किस प्रकार से रूल करता है, इसकी क्या कार्यशैली है और ये किस प्रकार से अपने इसने अपना संगठन बनाया है? देखिए, जो हमास है, इसका गठन 1987 में शेख वो शेख अहमद यासीन जो थे उन्होंने किया था। आ, इसको मुस्लिम ब्रदरहुड का पॉलिटिकल आर्म के रूप में इसका गठन किया गया था, फॉर्मेशन हुआ था इसका गाजा में। तो
हाँ मतलब 2006 में इसने इलेक्शन लड़ा था, 2006 में गाजा में। और फतह के खिलाफ काफी, जो फतह एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके खिलाफ पीएलओ बड़ी। का। पीएलओ का वो एक घटक है, एक हाँ, पार्टी घटक है। है, घटक है वो। तो उसके खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी 2006 में। पर उस समय सत्ता हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो पाया था। तो 2007 में एक हमास ने बलपूर्वक फतह को गाजा से बाहर करके, निष्कासित करके गाजा का पूर्ण नियंत्रण ले लिया था। और गाजा में जो वहाँ का गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ये हमास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहाँ पे सरकार चलाते हैं। और जो हमास है, देखें इसके कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे इसका जो पॉलिटिकल ब्यूरो है, उसका जो हेड ऑफिस है वो है दोहा में। इस्माइल हनिया इसको हेड करते हैं। दूसरा इसका सोशल वेलफेयर, जिसके थ्रू ये समाज सेवा, सोशल वेलफेयर लोगों के लिए काम करता है। और इसका जो तीसरा जो सबसे प्रभावी ब्रांच है वो है इसकी सैन्य शाखा, मिलिट्री ब्रांच, जो है अल अल कसम अल। कसाम, अल कसाम हाँ, अल ब्रिगेड्स। कसम ब्रिगेड। तो हमास इस तरह से काम करता है। हमास सबसे बड़ा ग्रुप है इस समय, अगर फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप्स में कहा जाए तो। हमास के लगभग 25 से 30 हज़ार लोग इसका स्ट्रेंथ है। तो ये मोटा मोटा एक वो है, परिचय जी। है हमास का। अच्छा, और इसका ये क्या हमास है जी। कि जी। जी, तो इसका जो चार्टर था 1988 में, जो इन्होंने जो एक तरह का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है, वो सीधा सीधा ये कहता है कि भाई जो इजराइल है वो एक यहाँ पे एक तरह की इलिजिटिमेट, अनाधिकृत एंटिटी है। और इसको, इसका खात्मा जरूरी है। तो इजराइल के प्रति ये लोग भी काफी एक्सट्रीम व्यूज रखते हैं। हमास एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी आइडियोलॉजी से किस प्रकार से प्रभावित हैं? वो कितना इस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है? नहीं, हमास तो जी बिल्कुल एक चरमपंथी अतिवादी मुस्लिम इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी। इसको आप जिहादी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, पर इसका क्या है कि ग्लोबल एम्बिशन नहीं है, मतलब एक लोकल एरिया में है। पर हाँ, ये एक जो कट्टर संगठन है, अतिवादी है। टेररिस्ट ग्रुप हमास और आपने जैसे बताया कि फतेह, इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? इनके बीच में क्या विवाद था ये? कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो विचारधारा का ही है। और ये दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। हम्म। तो जैसे लोग अभी ये देखते हैं कि हमास, जो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमास जो है वो केवल एक सैन्य संगठन है। हमास एक राजनीतिक पार्टी है जैसे। और हमास फतह का राइवल रहा है। और दूसरा इनका जो बड़ा मतलब जो डिफरेंस है वो ये है कि फतह जो है वो इजराइल के साथ सह अस्तित्व में बिलीव करता है। वो इजराइल के पूर्ण डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं कहता। वो लोग ओस्लो अकॉर्ड का भी समर्थन करते हैं, जिसमें टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी। हमास उस बात को पूर्णता रूप से अस्वीकार करता है, नहीं मानता। तो हमास और फतह में जो है राजनीतिक विचारधारा का काफी भिन्नता है। आप ये कह सकते हैं कि हम फतह जो है वो एक तरह का मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी है। वो फिलिस्तीनी कॉज में तो बिलीव करते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य होना चाहिए, देश होना चाहिए। पर वो ये भी कहते हैं कि भाई हम इसराइल के साथ सहअस्तित्व भी हमारा रह सकता है। पर हमास इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है। और लेकिन एक बात ये अच्छा। भी है कि सैन्य रूप से हमास जो है वो काफी सक्षम है, अगर आप फतह से देखें तो, अगर फतह के साथ कंपेयर करें तो।
ये हमास सैन्य रूप से भी सक्षम है, आपने बताया। ये कौन से सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है और वो कितने घातक हैं, जैसा हमने अभी 7 अक्टूबर के अटैक के अंदर हमने देखा है, तो ये और क्या इससे मतलब ये किस प्रकार के हथियारों से ये सज्जित है ये हमास? जी, हमास का जो आप शस्त्रागार देखेंगे, आर्सेनल, उसमें जी। छोटे हथियार तो हैं ही। मतलब वो जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें जो इनके जो फाइटर्स थे उनके पास AK-47, AK-47 मॉडिफाइड करके मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो काफ़ी हल्की हो जाए और उसके साथ ज़्यादा गोलियां, मतलब राउंड्स कैरी की जा सके। वो ग्रेनेड्स थे उनके पास, और जो RPG होता है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG, वो ये सब छोटे हथियार उनके पास रहते हैं। मशीन गन्स, मशीन गन, हैवी मशीन गन भी 50 कैलिबर की होती है। वो ज़्यादातर रशियन ओरिजिन या चाइनीज ओरिजिन की। आ, और ये क्या करते हैं कि आर्मर्ड व्हीकल नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के पास, तो ये लोग जो टोयोटा पिकअप्स होते हैं, इनके इनके ऊपर ही माउंट करके इन मशीन गन्स को यूज करते हैं। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ा जो निर्भरता रहती है वो रॉकेट्स पे रहती है। रॉकेट्स जो हैं ज्यादातर ये लोग खुद से बनाते हैं गाजा के अंदर ही, क्योंकि ब्लॉकेड है, ज्यादा सामग्री, युद्ध सामग्री इनको बाहर से नहीं मिल पाती ईरान के थ्रू। ये हमास की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो ज्यादातर ये युद्ध सामग्री है, रॉकेट्स, वो खुद बनाते हैं गाजा में। ये बड़े रूडिमेंट्री रॉकेट्स होते हैं, ज्यादातर कसाम रॉकेट्स। तो ये पुराने वाटर पाइप्स को इस्तेमाल करके इनको अनगाइडेड होते हैं। मतलब आपने अगर इनको एक दिशा में छोड़ दिया तो अब वो कहाँ गिरेंगे वो आपके ऊपर भी कंट्रोल उसका नहीं है। तो बहुत कम इनके पास रॉकेट्स होते हैं जो गाइडेड होते हैं, जिनको आप गाइड कर सकते हैं किसी टारगेट पे। ज्यादातर जो रॉकेट्स हैं वो अनगाइडेड हैं। आ, ये लगभग इनकी इनके पास जो शस्त्र रहते हैं। बाकी ड्रोन्स का इस्तेमाल इन्होंने अब काफी कुछ समय से यूज करना शुरू किया है। कामकाजी जो ड्रोन्स होते हैं, आ, ये लगभग इनकी युद्ध सामग्री है। ये समुद्री, अभी हमने देखा कि वहां पे उसके पास समुद्री बोट्स भी हैं कुछ इस प्रकार की, जो इसका वो इस्तेमाल करते हैं अटैक के लिए। समुद्री बोट्स ये लोगों ने कोशिश की है, पर वो कोई बड़ा उस तरह का इफेक्टिव शस्त्र वेपन नहीं है। क्योंकि इ- इन लोगों ने अभी जो सी में है वो एक अपना टॉर्पीडो जो है वो भी उसकी भी हम्म। वीडियो रिलीज की थी। पर जी। जो इसराइल का जो नेवी है वहां पे, उसको इस तरह के शस्त्रों से या उससे कोई अभी मेजर चैलेंज नहीं है। देश की जो नेवी होती है, नेवी को टारगेट करने के लिए आपके पास काफी प्रिसाइज वेपन्स होने चाहिए। जी। अम, क्योंकि समुद्र में आप AK-47 चलाएंगे उससे कुछ नहीं होने जाना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो समुद्र के अंदर जो वेपन होते हैं, जो अंडर वाटर वगैरह वेपन चलते हैं, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। तो वो हमास के पास अभी तक है, उपलब्ध नहीं है। नहीं है। जी। ये अभी काफी एक चर्चा में संगठन रहा है, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, जो अब तक का हमास से ये किस प्रकार से अलग है ये हमास से? क्योंकि पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद को आप देखेंगे तो अभी एक हॉस्पिटल पे अभी उसका अनगाइडेड रॉकेट भी बीच में, ऐसा इजराइल ने आरोप लगाया कि उसका अनगाइडेड रॉकेट भी हॉस्पिटल के ऊपर गिरा और वहां पे लोग मारे गए। तो ये पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद किस प्रकार का संगठन है और वो हमास से कैसा अलग है? जी हाँ, जो PIJ है, पीआईजे। PIJ वो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, वो एक अलग संगठन है। वो हमास का कोई अंग नहीं है। और PIJ जो है वो हमास से पहले उसका गठन हुआ था, वो 1981 में बना था। इसको अब्दुल अल अजीज अब्दा जो थे उन्होंने गठन किया था। ये स्टूडेंट थे गाजा में।
अच्छा, जो पीआईजे लोग जैसे कहते हैं हमास बड़ा अतिवादी संगठन है, कट्टरवादी, जी। पीआईजे उससे ज्यादा एक्सट्रीम संगठन है। तो अच्छा। इस्लामिक जिहाद जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते बिल्कुल। उनका मकसद केवल और केवल जो है वो सशस्त्र संघर्ष करना है, मतलब आर्म्ड रेजिस्टेंस करना है इसराइल के खिलाफ। और वो पॉलिटिकल पार्टी, सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों में सम्मिलित नहीं होते। और वो अगर आप कंपेयर करें तो छोटा संगठन है हमास के बनिस्बत, पर काफी डेडली है। और ये बिलीव करते हैं कि जो ये भी मतलब हमास की तरह इसराइल को रिजेक्ट करते हैं, टू स्टेट सोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, केवल एक स्टेट सोल्यूशन मतलब केवल फिलिस्तीन होना चाहिए, इसराइल की वहां पे कोई जगह नहीं, ये मानते हैं। और ये 1948 से पहले जो पैलेस्टीनियन स्टेट होती थी 1948 से पहले की, उसको बनाने में विश्वास रखते हैं। और अगर आप इनके शस्त्रागार की बात करें, मतलब इनके पास आर्सेनल क्या है वेपन्स के, तो हम्म। अमूमन छोटे हथियार वही हैं जो हमास इस्तेमाल करता है। असॉल्ट राइफल्स हैं, क्लाशनिकोव, AK-47, AK-56, ये साथ में मशीन गन्स। और जो रॉकेट्स हैं, इनके जो रॉकेट्स हैं जैसे वो काफी शॉर्ट रेंज के होते हैं। इनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हैं, रॉकेट जो हैं, वो ज्यादातर नहीं है। हमास के पास तब भी जो मैक्सिमम रेंज अभी अय्याश 250 इन्होंने अभी फायर करके हमास ने दिखाया था कि उनकी पास 250 250 किलोमीटर तक की रेंज के भी रॉकेट्स हैं। तो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के पास उस तरह के रॉकेट्स उतने रेंज के नहीं है। क्या ये पैलेस्टीन जो इस्लामिक जिहाद पीआईजे हैं, ये भी हमास की तरह कोई सामाजिक कार्य गाजा के अंदर या पैलेस्टीन एरिया है वहां पे करता है क्या? नहीं, या फिर ये हमास ही पीआईजे कर? नहीं, पीआईजे इस तरह के काम नहीं करता। वो केवल और केवल सशस्त्र संगठन, सशस्त्र अच्छा। संघर्ष के उसमें करता है केवल वो, मतलब लड़ने में बिलीव करता है। हाँ, उसके कुछ लोग अगर वैसे कोई सामाजिक कार्य करते हैं वो अलग बात है, पर वो एज अ संगठन कोई इस तरह के काम नहीं करता। वो अपना सारा हम्म। फोकस जो है वो केवल लड़ाई पे रखता है। और यहाँ तक कि वो पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। इसकी एक ब्रिगेड भी है, अल कुद्स ब्रिगेड। हाँ, इनका जो मिलिट्री विंग है उसका नाम है अल कुड्स ब्रिगेड। हिजबुल्लाह की इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री कैसे हुई? और ये तो लेबनान में एक्टिव है, और इसका जन्म भी लेबनान के सिविल वॉर के समय हुआ है। जी जी, जो हिजबुल्ला है अगर आप कहें तो इसका जो संघर्ष इसराइल के साथ शुरू हुआ वो फिलिस्तीनी मैटर से शुरू नहीं हुआ। आ, हिजबुल्ला का गठन 1982 में हुआ था। आ, अच्छा, इनका जो संघर्ष शुरू हुआ इसराइल के साथ वो हुआ था क्योंकि इसराइल ने साउथ लेबनान को भी कब्जा कर रखा था, शेबा फार्म्स के एरिया पे। तो इनका भी जो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट चार्टर है वो यही कहता है कि हम इजरायली जो हैं उनके साथ संघर्ष करेंगे जब तक हम लेबनान को स्वतंत्र ना करा दें। तो वो हिजबुल्ला और हमास में ये कॉमन हुआ कि उनका एक कॉमन एनिमी हो गया इसराइल। तो हिजबुल्ला ने लड़ाई पैलेस्टीन के लिए, फिलिस्तीन के लिए शुरू नहीं की थी, लेबनान के लिए शुरू की थी। पर अंतोगत्वा जाते मतलब जैसे ये चीज आगे बढ़ी, संघर्ष जब उनका इसराइल के साथ शुरू हुआ लेबनान, साउथ लेबनान को से इसराइल को बाहर करने के लिए, तो एक तरह का इन लोगों में धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगा। और जो हिजबुल्ला है वो एक शिया संगठन है लेबनान का, बहुत बड़ी, वो भी हमास की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है, पर हमास से काफी बड़ी पार्टी है लेबनान में। और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें अच्छा खासे इसके प्रतिनिधि हैं। वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें 30 जो लगभग संख्या होती है उसमें से 11 इनके और इनके समर्थित लोग हैं, मंत्री जो हैं वहाँ पे। तो और हिजबुल्ला जो है वो एक तरह से ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है उसी की एक ब्रांच मानी जाती है।
वो एक शिया संगठन है, पूर्णतः रूप से शिया कॉज में बिलीव करते हैं। कहीं पर भी जहां ईरान चाहता है या जहां पे वो शिया लोगों को, शिया ग्रुप्स को मदद करना चाहते हैं, वहां पे हिजबुल्लाह काम करता है। एक और बात देखी जाती है कि इसराइल और पैल ये हिजबुल्लाह के अंदर टकराव होते रहते हैं। तो ये इसराइल, जैसे ये अभी हाल में हिजबुल्लाह हमास के लिए इसराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहा है, तो ये तो शिया ग्रुप है। और हमास और जो पैलेस्टीन पीआईजे हैं ये तो सुन्नी ग्रुप हैं। तो ये किस प्रकार से इनके साथ आए हैं? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हिजबुल्लाह शिया है, हमास सुन्नी है। और इस बात को लेके, क्योंकि जब सीरिया में गृह युद्ध अपने चरम पे था, तो हमास भी इन लोगों से, ये खास और ईरान के साथ भी थोड़ा उनका मनमुटाव हुआ था इस बात को लेके। लेकिन देखिए, ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग चाहे एक इस्लाम की ही उम्मा है, तो हमें आपस में हमारा जो भी विचारधारा का मतभेद हो वो एक तरफ है, पर अगर जहां बात इजराइल की आएगी तो हम लोग एक हैं, ये ईरान भी कहता है। जबकि देखिए इसमें कितना बड़ा एक इन लोगों के अंदर भी मतलब अरबी में कहते हैं ना, मुनाफकत है, मतलब कितना झूठ बेचते हैं कि ईरान ने ही और उनके जो सहयोगी सीरिया में रहे हैं, साथ उन्होंने हाँ, मिल बशर अल के असद। मतलब इतने सारे लोगों का नरसंहार किया, जिसमें मुख्य रूप से सुन्नी लोग थे। और यही गाजा में आज इन लोगों के लिए, मतलब सुन्नी मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आप देखें तो इसराइल जो कर रहा है, मतलब वो है, लेकिन इससे ज्यादा तो इन्होंने किया है सुन्नियों का नुकसान। पर वो वही चीज है कि अपना एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कि देखिए जी, हम मुसलमानों के और उनके हमदर्द हैं। अगर ये हमदर्द होते तो सीरिया में जो कैजुअलिटीज हुई हैं गृह युद्ध में, उसमें 90%, और जितने भी रिफ्यूजी बने हैं सीरिया में 90% वो आ, शिया लोग नहीं थे। मैं समुदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा। और उसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो ईरान और उसके अलाइड ग्रुप्स हैं। हाँ, हिजबुल्लाह ने तो सीरिया के अंदर लड़ाई भी लड़ी है शायद। शायद नहीं, बिल्कुल लड़ी है। और शुरू से हाँ। प्रारंभिक जब शुरू हो रहा था ये गृह युद्ध, तब से इन्होंने इसमें सम्मिलित रहे हैं। वहाँ की जो सरकार है डॉक्टर बशर असद की तरफ हाँ, से, उसका समर्थन किया इन्होंने। और वो वहां से कभी गए नहीं, वो वहां पे उनके परमानेंट कैंप्स भी हैं। उसमें तो एक बात ये भी निकल के आती है कि जब ये सीरिया में हमास का ऑफिस था, तो सिविल वॉर के समय हमास और बशर अल असद के बीच में कुछ बात हो गई थी, या फिर उनका जो विद्रोहियों का हमास ने समर्थन कर लिया था, इनका सरकार का समर्थन नहीं किया था, तो उन्होंने अपना ऑफिस दोहा कतर में ले गए थे। नहीं, वापस दोहा में नहीं ले गए थे। दोहा में उनका ऑफिस हमेशा से है, बहुत लंबे टाइम से है अच्छा, दोहा में। पहले से था। हाँ, दोहा में सीरिया में हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। सीरिया में उनका एक ब्रांच ऑफिस था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, वो अच्छा। जब मतभेद हुआ था तो उसको बंद कर दिया गया था। और लेकिन दोहा में उनका ऑफिस शुरू से रहा है। खालिद मशाल, इस्माइल हनीय, ये लोग दोहा में ही रहते हैं। तो लेकिन अब दोबारा से, मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना, पैचअप हुआ है। तो दमिश्क जी। में इनका ऑफिस शुरू इन्होंने अब किया है। तो हाँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए इन लोगों के बीच में मनमुटाव था। क्या इन तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह, पीआईजे और हमास के बीच में, या अन्य कोई पैलेस्टीनी ग्रुप हैं, उनके पीछे ईरान है? जो दूसरे मुस्लिम देश हैं, कतर, तुर्की, सऊदी, अनेक देशों में ये सीधे रूप से है, या फिर पर्दे के पीछे, या ईरान ही केवल सीधे रूप से इनके साथ हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये मतलब वो कहते हैं ना, सारी दुनिया जानती है कि ईरान बैक्ड, और ईरान इस बात को स्वीकार भी करता है। जी। ईरान ये तीनों ग्रुप्स को ईरान मदद करता है। अपने एनुअल जो बजट है रेवोल्यूशनरी गार्ड सा, उससे फंड देता है। ज्यादातर जो हथियार हैं वो ईरान से मिलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट शिपमेंट से मिलते हैं। हिजबुल्लाह को ज्यादा डायरेक्ट शिपमेंट से मिलते हैं, क्योंकि उनके पास, उनका ब्लॉकेड नहीं है, उनका बड़ा उनका रूट है जो
और नहीं तो टेक्नोलॉजी मिलती है ईरान से। तो और बाकी जो और अरब कंट्रीज हैं, खास तौर पे हमास और पीआईजे को, वो लोग आ, मतलब हथियार तो नहीं, लेकिन हाँ माली रूप से, मतलब आर्थिक रूप से मदद करते हैं। खास तौर पे कतर करता है और कुछ हद तक तुर्की भी करता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, सप्ताह भर पहले, हूती ने भी इजराइल के कुछ एरिया में रॉकेट छोड़ने का दावा किया है, या मिसाइलें छोड़ने का। जी, हुतीज जो हैं, वैसे उनका जो आधिकारिक नाम है वो है अंसारुल्लाह। हम्म। और पर ज्यादातर उनको जाना जाता है हूती रिबल्स के नाम से ही। वो भी एक शिया ग्रुप है यमन में। और ईरान बैक्ड है, ईरान के साथ उनके बड़े गहरे रिश्ते हैं। तो उन्होंने भी मैं हुतीज का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो, ये जो यमन में जैदी शिया हैं, उनका संगठन है। तो यमन में भी क्योंकि अच्छी खासी संख्या है शियाओं की, तो इन्होंने 2014 में वहाँ की सरकार को निष्कासित करके वहाँ राजधानी सना के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो इस समय जो वहाँ पे जो सरकार चलाते हैं एक बड़े कैपिटल पे और काफी बड़े एरिया पे, वो अंसारुल्लाह ही हैं। ये भी एक शिया होने की वजह से इनको जो ईरान से काफी समर्थन रहता है, हथियारों से, आर्थिक रूप से। तो इन्होंने भी लाल सागर, रेड सी के ऊपर से फायर की हैं मिसाइलें, जो ज्यादातर इसमें ब्लास्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल रही। और ड्रोन्स भी फायर किए हैं इसराइल के तरफ। लेकिन वो इंटरसेप्ट कर दिए गए। कुछ सऊदी अरेबिया में पेट्रोएट जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किए। और बाकी जो ये अमेरिकन डिस्ट्रॉयर थे उन्होंने इंटरसेप्ट किए। तो ये एक तरह का इन्होंने एक सिंबॉलिक विरोध किया कि भाई हम भी हैं, हम भी इजराइल के साथ जंग में हैं। पर इनका कोई इफेक्टिव खतरा नहीं है इजराइल के प्रति, क्योंकि जो इनकी मिसाइल्स हैं वो वैसे भी इजराइल पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर दी जाती हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा निकल कर आई कि हमास इजराइल वॉर और आगे बढ़ने के लोग अंदेशा लगा रहे हैं। तो क्या ये इसमें और दूसरी पार्टियां भी शामिल होगी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आ, जी देखिए, आ, मेरा ये मानना है कि अभी तक जिसको अगर सीरियस तौर पे अगर इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना होता तो अब तक वो कर चुके होते। आ, ये लोग बाकी जो फ्रंट्स पे कर भी रहे हैं, जैसे हुतीस कर रहे हैं या हिजबुल्लाह कर रहे हैं, वो भी अभी पूर्ण रूप से युद्ध में आए नहीं है। क्योंकि हिजबुल्लाह, अगर आप देखिए, हिजबुल्लाह के पास जो हथियार हैं वो हमास से 10 गुना ज्यादा हैं। मतलब उनके रॉकेट्स भी 1,50,000 के करीब हैं, और लॉन्ग रेंज प्रिसाइज वेपन। अगर वो चाहें तो इसराइल को, नॉर्थ इसराइल को बड़े अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। पर वो इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अगर इसको और बढ़ाया तो इसराइल और अमेरिका जो हैं वो इसके काफी बड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और हो सकता है ईरान तक कर दें। तो ईरान ये नहीं चाहता कि इस युद्ध में, मतलब उसके जो इतने सालों से बनाए हुए ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर इतने सारा पैसा खर्चा हुआ, इतने सारे लोगों की मेहनत लगी, वो इस संघर्ष में सभी लोग खत्म हो जाएं, ऐसा वो नहीं चाहते। पर ये है कि ये लोग मूक दर्शक भी नहीं बने बैठे रह सकते कि मतलब हमास केवल अकेला लड़ रहा हो और ये लोग केवल जबानी जमा खर्च करें, ये भी नहीं। इससे इमेज का बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए एक छोटे पैमाने पे ये सब लोग अपने आप, मतलब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम युद्ध में हैं। आगे कितना ये लोग अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, कैसे होगा, ये देखने की बात है जी। जी बनी जी। एक और शब्द है, जायोनिज्म, जिसमें ये सभी जो ग्रुप हैं, देश हैं, ये कहते हैं कि जायोनिज्म
इजराइल जायोनिज्म कर रहा है वो है। तो आप हमें बताइए कि ये जायोनिज्म है क्या, और इसमें जो अभी हाल में जो वर्तमान का इजराइल है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। आ, जी बिल्कुल। जो जायनिज्म है ये एक ज्यूइश नेशनल मूवमेंट थी अपना होमलैंड बनाने के लिए। आ, ये थियोडर हर्ट्ज जो थे, एक पत्रकार थे, ज्यू पत्रकार। उन्होंने 1896 में इसके ऊपर एक अपना पेपर, एक पैम्फलेट निकाला था। तो उनको सूत्रधार कहा जाता है इस आइडिया जायनिज्म के। और जायन इसका नाम इस वजह पड़ा क्योंकि जेरूसलम में एक पहाड़ी है जिसका नाम जायन है, मतलब उस पहाड़ का नाम। और वो इजराइल का जो होमलैंड है उसका एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है, तो उसी से जायनिज्म बना। तो जायनिज्म का मकसद था कि दोबारा से एक क्योंकि ये लोग मानते हैं शुरू से ही, मतलब यहूदी जो हैं वो जू स्टेट वहाँ पे रही है फिलिस्तीन में। तो और 1897 में फर्स्ट जायनिस्ट कांग्रेस हुई। तो जिसका मकसद यही हुआ कि भाई हम अपना एक अलग देश बनाएंगे जो हमारा परंपरारिक जो होमलैंड था उस पे। तो उसी के फलस्वरूप लोग मानते हैं कि इजराइल का गठन हुआ। जी मनीष जी, धन्यवाद मनीष जी, आपने हमारे लिए समय निकाला हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और आपने काफ़ी विस्तृत इसके ऊपर चर्चा की और हमारे दर्शकों को इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। और इसको वो मैं आशा करता हूँ कि दर्शक इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला इसके लिए। हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। लेकिन देखिए विस्तृत चर्चा तो नहीं थी क्योंकि ये जो लेकिन हमने कोशिश की कि जो जी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। एक मोटा मोटा जो हर संगठन को हम लोग वो कर पाए चर्चा में सम्मिलित। बाकी लोग तो इसके ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं, वो लोग भी पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पा रहे। तो लेकिन काफी अच्छी चर्चा रही। बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। बिल्कुल, आपने इसको बारीकी से हमारे दर्शकों के सामने रखा। जी। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम यहीं हम समाप्त करते हैं, और आगे मिलते हैं हम किसी और एपिसोड और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक और पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।